वंदे मातरम जी सभी को। आज हम नीलम रसोपचार केंद्र में जुड़े हुए हैं माता नीलम जी से, वैद्य जी से, और हम बात करेंगे कि क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। डाइट मतलब जो है वो रसोपचार केंद्र की तरफ से क्या ऐसी डाइट है, क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो माता जी अब आपको बताएंगे। वंदे मातरम सभी को। मैं नीलम आहूजा आपको ये बताना चाहूँगी कि एक ज़माना था जब कोई सेठ साहूकार बीमार रहता था, राजा महाराजा बीमार रहते थे, और आज जन जन बीमार है। इस पे आप थोड़ा अपना दिमाग को जोड़ दो कि आज जन जन क्यों बीमार है आखिर। क्योंकि जैसे सेठ साहूकार निष्क्रिय जीवन यापन करते थे, बिना मेहनत का रहते थे, और तीनों टाइम खाते थे और अच्छे से अच्छा खाते थे, ज़्यादा ही खाते थे। ऐसे ही आज जो रह गया है साहब, आटे पिसे हुए आ रहे हैं, मसाले पिसे आ रहे हैं, कपड़े की मशीनें हैं, कुएं से पानी भरने नहीं है, हाथों से चक्की चलानी नहीं है, सिलवट्टा पे पीसना नहीं है मसाले। तो जो आज आराम परस्त ज़िंदगी हो गई है, गैस पे रोटी बनानी है, तो सब घुमा फिरा के ये है ज़िंदगी हम भी सेठ साहूकारों जैसे, राजा महाराजाओं जैसे जी रहे हैं, जिसके चलते शारीरिक श्रम नहीं हो रहा है और हमारा पाचन नहीं हो रहा है। हमें अगर कुछ खाना है दादी नानी के ज़माने के हिसाब से, तो दादी नानी के ज़माने के हिसाब से शारीरिक श्रम रखना पड़ेगा। अगर हम शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं तो हमें उस वक्त जितना खाना नहीं चाहिए। इसके लिए जो बोला जाता है कि सवेरे का नाश्ता लो राजाओं जैसे, शारीरिक श्रम है नहीं, जिसके चलते आज हमारा 12-1 बजे तक बड़ी मुश्किल से जाके पेट साफ होता है, और आपने ऊपर से नया नाश्ता कर लिया, वो भी भारी। तो जीवनी शक्ति हमारी एक ही है, तो वो नीचे निष्कासन पे कार्य करेगी, या आपने ऊपर से फिर नया नाश्ता ले लिया भारी, वो भी, और चाय बिस्कुट भी ले लिए, तो उसको पाचन करेगी। जीवनी शक्ति भी हमारी कंफ्यूज हो गई है कि नीचे काम करूं निष्कासन पे, कि ऊपर का जो नया आया है उसके पाचन पे काम करूं। इसलिए हमारी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो करना क्या है हमें, सवेरे देसी गाय का घी अगर 100% कहीं से प्योर मिल रहा है तो सबसे पहले तो वही उचित है। नहीं तो अब मैंने खुद भी शुरू किया है, गाय में कहीं ना कहीं धांधली मिल रही है गाय के देसी घी में, और उतना हमारे पास दुधारू देसी गौ माता है भी नहीं। तो नारियल तेल और महुए का तेल, ये खा के, नारियल तेल 100 ग्राम तक खा लो, 40-50 ग्राम 60 ग्राम महुए का तेल खा लो। आपको जो किचन से वेस्ट निकल रहा है, केवल उसी का भी सूप बनाओगे, और आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके भी 10-10 25-25 पत्ते डाल के वो उस किचन वेस्ट में डालोगे, तो उस सूप से ही आपका पाचन सही हो जाएगा। और आप सवेरे नारियल तेल, महुए का तेल खाकर वो आप किचन वेस्ट और पत्तों का सूप पियोगे, तो मैं नहीं समझती आपको अंदर कोई भी बीमारी रुकेगी। चिकनाई जाएगी, स्निग्धता जाएगी, आपकी मशीनरी बहुत अच्छी स्मूथली चलेगी। अंदर मल, कफ, टॉक्सिन, म्यूकस कुछ रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, निष्कासन हो जाएगा। निष्कासन हो जाएगा तो आपके अंदर कोई बीमारी टिकेगी नहीं। वरना तो क्या है, हम जो पाचन नहीं हो रहा है, सवेरे सवेरे नाश्ता ले रहे हैं, फिर दोपहर में भी ले रहे हैं, रात को भी ले रहे हैं, पाचन न होने के कारण वो अधपचे भोजन पे गैस बनती है, जो सर दर्द का शुरुआत होती है। आयुर्वेद कहता है आंत भारी तो माथ भारी, माना आपके आंतों में मल भरा पड़ा है, पेट साफ नहीं हुआ है, तो आपके अंदर गैस बन रही है, और गैस सर पे चढ़ के आपको सर दर्द दे रही है। और हमें क्या कहा जा रहा है कि सर दर्द हो रहा है, कुछ लेते क्यों नहीं।
माना आप आंत भारी का इंतजाम तो ना करो, उल्टा सर दर्द का इंतजाम करो, तो उससे क्या होगा, उल्टा आपके शरीर उलझेगा, सेहत आपकी उलझेगी। तो आंत भारी का इंतजाम करो, आंतों में उतना ही लोड दो जितना आप शरीर रूपी गाड़ी को चला रहे हो, भोजन रूपी पेट्रोल उतना लेना है। और अब अगर आप एक दो बार आपने सूप पी लिया तो आपका पाचन हो जाएगा। घी पियो, चाहे नारियल तेल और महुए का तेल पियो, ऊपर से सूप पियो, तो आपका स्निग्धता भी रहेगी, आपके शरीर को खुराक मिल गई। आप लीवर को मत दो। फिर आप क्या करो, 7-8 बजे अगर आपने सूप पी लिया घी तेल पी के, फिर आप क्या करना है कि 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे अपना फल ले लो, सलाद ले लो। एक बार फल ले लिया, फिर घंटे 2 घंटे बाद सलाद ले ली। अगर आप समर्थ हैं तो 2-4 नारियल पानी भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। क्या शरीर को खुराक देना है। नारियल पानी पियोगे आपके शरीर को भरपूर मात्रा में पौष्टिकता मिल गई। और अगर आप भोजन खाओगे सवेरे सवेरे भारी भारी, तो आपको लीवर को पीसना पड़ेगा, पाचन करना पड़ेगा। शारीरिक श्रम नहीं है, पाचन नहीं होगा। फिर अधपचे भोजन पे बैक्टीरिया, वायरस, जर्म आकर्षित होंगे और वो कई तरह की बीमारियां फैलाएंगे। फिर ये हमें एंटीबायोटिक देंगे जो और ज़्यादा उलझाएंगे। इधर पेन किलर दे दिया सर दर्द के लिए, वो उलझाएगा, फिर आपको एंटीबायोटिक दिए जाएंगे, वो उलझाएंगे, जांचें दी जाएंगी, वो उलझाएंगी। रट्टा यही है कि आप शरीर रूपी गाड़ी चला नहीं रहे हो और भोजन रूपी का पेट्रोल लिए जा रहे हो। तो इसके लिए आपको भोजन कम से कम लेना है, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेना है, फल सलाद ज़्यादा लेना है, जूस सूप ज़्यादा लेना है। और स्निग्धता के लिए देसी गाय का घी या फिर नारियल का तेल और महुए का तेल, इसको चलाओ। आप देखो इतनी स्निग्धता से गाड़ी चलेगी आपकी, आपको पता ही नहीं पड़ा कि हम कब गए तो कब वापस आ गए। इतनी आसानी से 1-2 मिनट में आपका पेट साफ हो जाएगा कि आधे मिनट में पेट साफ हो जाएगा। और जहाँ पेट साफ वहाँ सारे रोग माफ। आप करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। आप फिर करीब 2 और 3 बजे के बीच में कोई भी मिलेट का रोटी ले लो, 1 या हद से हद 2, वो भी उसको जो फिर भी भाग दौड़ या शारीरिक श्रम कर रहा है, उसके लिए नहीं। जो कुर्सियों पे बैठा है, कंप्यूटर चला रहा है या गाड़ियों में चल रहा है, उसके लिए तो वो भी नहीं। तो इसके लिए आप ध्यान रखना है। और शाम को भी अलसी पनीर का शेक पी लो या दूध पी लो, नारियल का दूध पी लो, मूंगफली का दूध पी लो। और रात को सोते टाइम आप अगर दूध सही मिल रहा है तो वो देसी गाय का दूध हल्दी डाल के पी लो। बाकी यह है, खाने के लिए तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि शरीर रूपी गाड़ी चल नहीं रही है। तो हम इतना लोड लीवर पे डाल क्यों रहे हैं, वो पाचन नहीं होगा। फिर आप जो एनिमा लोगे, चूरन चटनी लोगे, कई लोग सिगरेट लेते हैं कि पेट साफ हो जाएगा, बीड़ी लेते हैं पेट साफ हो जाएगा, गुटखा लेते हैं, ये धक्का मुक्की करके आप शरीर को और ज़्यादा बिगाड़ोगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो कि खाना उतना ही है जितना शरीर रूपी गाड़ी को चला रहे हैं। जब हमने अपनी पूरी दिनचर्या बदल दी है, दादी नानी के ज़माने जितना हम काम कर ही नहीं रहे हैं, तो हमें खाने का भी कोई हक नहीं है, वरना तो आप बीमारियों में फंसोगे ही फंसोगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है ध्यान देना कि हमें दिनचर्या बदली है, निठल्ले नाकारा हो गए हैं आज मैकाले की शिक्षा से, तो हमें उस हिसाब से लीवर को नहीं देना है। जब शरीर रूपी गाड़ी चलाओ तो भोजन रूपी पेट्रोल हो। अब मिलेट का सूप भी बना के पी सकते हैं, बहुत फ़ायदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए। वंदे मातरम सभी को। तो माता जी, जैसे मिलेट का सूप और जो दाल आप पतली बोलते हो उसके बारे में भी थोड़ा दोबारा बता दें कि मिलेट कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से ले सकते हैं। गेहूँ तो लेना ही नहीं है, चावल लेना ही नहीं है, और दाल भी साबुत लेना है। अगर आप सूप बना रहे हैं तो एक जने के लिए आधा चम्मच दाल भी बहुत है साबुत वाली। और अपने परिवार का हिसाब देख लेना, उसको
हांडी में डाल के इतना मध्य आंच पे 1 घंटा भी उबालो चलेगा, बिल्कुल उसको मैश हो जाए, इतना गल जाए वो। तो उसमें काला नमक डालो और बाद में नींबू डाल के आप उसको गरम गरम पियो। वो गरम गरम पीने का तरीका ये है कि उसके पहले आप देसी गाय का घी या नारियल तेल और महुए का तेल लो। नारियल और महुआ तेल साथ में लेना है, अलग अलग लो पर एक ही टाइम लेना है। और देसी गाय का घी अगर असली मिलता है कंपनी का तो भाई कोई मत लो, बाजार से कोई मत लो, क्योंकि ये सब कत्ल खानों में जितने भी हमारे निरीह प्राणी कट रहे हैं उनकी चर्बी है। तो वो खाओगे तो और बीमारियों में उलझोगे, बलगम बढ़ेगा। तो मिलेट में ये है कि रागी है, कुटकी है, सामा है, जौ है, बाजरा है, ज्वार है, कोदरा है। तो ये चीज़ें कई हैं, आधा चम्मच एक जने के हिसाब से। वो भी आप इनको आज सवेरे भिगो के रखो, कल सवेरे इनको उबालते पियो। तो आज सवेरे जब भिगो के रखोगे ना, उसका दिन में नितार नितार के ऊपर से पानी 2-4 बार पीते रहो। तो क्या रहेगा, गर्मी भी होगी तो उसमें फफूंद सी नहीं आएगी, जो झाग सी बनती है वो नहीं आएगी, और वो पानी आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो आप ऐसे करके आप मिलेट का सूप पी सकते हैं। जी। तो इसके अलावा जैसे अचार होते हैं माता जी, वो कौन कौन से खाने चाहिए और कौन कौन से नहीं खाने चाहिए सबको? अदरक का अचार खा सकते हो, कैश का अचार खा सकते हो, नींबू का सबसे बेहतर है, मिर्च का, हल्दी का आप ले सकते हो, आंवले का ले सकते हो। ये अचार बहुत अच्छे हैं। और इसका अचार भी अगर आप खुद बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है। बाजार के पे न जाने कैसे क्या मसाले डालते हैं कि उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो ऐसे केमिकल वाले अचार से तो बेकार है। बांस का अचार भी खा सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। और बच्चों को भी बांस का अचार दो तो उनकी क्या है, हड्डी मजबूत होगी, कैल्शियम रहता है उसमें, हड्डी मजबूत होगी उनकी, तो उनकी लंबाई भी अच्छी निकलेगी। आज जो खान पान रहन सहन हो गया है, बच्चों की लंबाई बहुत घटती जा रही है। तो अगर आपने बच्चों को बांस का अचार खिला दिया तो मैं समझती हूँ खुद बना के कहीं से इंतजाम, जहाँ से या कोई अपना पहचान का रहता है ऐसी जगह जहाँ बांस होता है, तो या बांस का सूप बना के दो, बांस की कोपलें अगर मिलती हैं तो उससे आपको कभी भी कोई कमी नहीं रह जाएगी। क्योंकि कैल्शियम हमें जो आज को खाना मिल रहा है ना, कीटनाशक युक्त, केमिकल युक्त, उससे हमारा कैल्शियम उल्टा घुरता है, जिसके चक्कर में बच्चा जरा सा कुर्सी पे से भी गिर जाता है तो उसका फ्रैक्चर हो जाता है। तो अगर इन चीज़ों को हमने बच्चों को दी तो मैं समझती हूँ बच्चा अगर 7वीं मंजिल से भी गिर जाएगा ना, खुदा न खास्ता कभी, तो उसका फ्रैक्चर नहीं होगा, इतना मजबूत रहेगा। तो इन बातों का ध्यान रखो कि हम बच्चों को मजबूत कैसे बनाएं। जी। और जो सूप होते हैं माता जी, तो उनको इजीली मतलब बना सकें, एक तो एक सबसे मेन बात यह है कि मिट्टी की हांडी में ही बनाएं सूप। और सूप में क्या क्या मतलब हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थोड़ा ये भी। देखो, अगर आप लोगों को मकोई मिल जाती है तो मकोई जैसा तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो मकोई का सूप पियो, धनिया पुदीना अदरक डाल के, मकोई के पत्तों का साग का सूप पियो, बहुत अच्छा रहेगा। वो लीवर टॉनिक है, मकोई लीवर के लिए महाकाल है, लीवर की हर बीमारी के लिए। तो और लीवर सही रहेगा तो आपके अंदर कोई बीमारी नहीं रुक सकती। तो आप मकोई का सूप तो बहुत ज़रूरी है लेना। अभी अभी कुछ लोगों से बात हुई तो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मकोई के बीजों का इंतजाम करके मैं अपने पूरे खेतों में मकोई का खेती करूँगा। तो अगर आप कोई किसान सुन रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप मकोई का सूप, मकोई का उगाना शुरू करें। बहुत डिमांड बढ़ेगी आगे, क्योंकि सारा जितनी भी बीमारी हैं वो लीवर से ही हैं। तो मकोई का सूप आपके लिए आपका बहुत डिमांड आएगी। तो आप मकोई उगाना शुरू करें। और धनिया पुदीने का भी सूप बना सकते हैं, मूली के पत्ते भी डाल सकते हैं। इन दिनों में तो बहुत भरपूर मात्रा में सर्दियां हैं, हरी पत्तियां आ रही हैं, हरी पत्तियों के साग आ रहे हैं। आप जितना भी साग का इस्तेमाल करते हो आप उस सबको
पत्ते पत्ते आप सब्जी में ही लोगे, बाकी जितनी होती डंडियाँ होती हैं, जड़ें होती हैं, आप फेंक देते हो। फेंको मत। उस किचन वेस्ट का सूप बना के देखो। थोड़ा सा अदरक को चल के डाल दिया, एक आध प्याज साबुत डाल दी। साबुत प्याज आप छीलने के बाद डाल दोगे। साबुत प्याज आप निकाल के खा भी लोगे, कटी हुई आप कहाँ ढूंढोगे। तो ऐसे अदरक का टुकड़ा साबुत डाल दिया, चाहे चाहे कूट के डाल दिया, साबुत होगा तो आप खा लोगे। तो जैसे आपको उचित लगे, आप किचन वेस्ट से ही बहुत अच्छा सूप बना सकते हो। आपको एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। आपके आस पड़ोस में छोटा बड़ा पार्क है, वहाँ जितने भी पेड़ लगे हैं ना, ये ध्यान रखना, ईश्वर ने कोई तिनका भी वेस्ट नहीं बनाया है। ईश्वर ने हर चीज में कुछ न कुछ गुण दिया है। हमारी बुद्धि को इसमें काले शिक्षा ने भ्रष्ट कर दिया है, दिमाग से पैदल कर दिया है, तो हमारी जानकारियां खत्म हो गई हैं। ईश्वर ने कोई तिनका भी बेकार नहीं किया है पैदा। आप जो पत्ते मिलते हैं, घास मिलती है, सब डालो सूप में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी तरह से धो लो और आप सूप में डालो, बहुत फ़ायदा करेगा। घी पियो देसी गाय का, चाहे नारियल तेल और महुए का तेल पी के पियो, बहुत अच्छा महसूस करोगे आप। इन चीज़ों से आप आके तो देखो। आप लीवर को देना बंद कर दो, और ये जो सब कुछ मैं बता रही हूँ ये आपके शरीर को लगेगा। शरीर को लगेगा, हमें शरीर को चलाना है ना। लीवर को तो जब चला पाओगे जब आप शारीरिक श्रम करोगे। जब शारीरिक श्रम कर ही नहीं रहे हो तो लीवर नहीं चलेगा। शरीर रूपी गाड़ी नहीं चल रही है तो भोजन रूपी पेट्रोल बर्न नहीं होगा। इस बात का मैन ध्यान रखो। लीवर को नहीं देना है, शरीर को देना है। उसके लिए आप, अगर आप नारियल पानी नहीं पी पाते हो, जो जिस पेठे की हम सब्जी बनाते हैं उसका जूस पी लो। जिस पेठे से आगरे वाले मिठाई बनती है उसका सूप पी लो, बीजों सहित उसका जूस निकाल के पी लो। जो भी आपका सब्जी बना रहे हो सबके छिलके डाल दो सूप में। आप देखो तो सही, खुद महसूस करोगे कि हाँ, हमारे पाचन में फर्क है, हमारा मल पहले से बड़ा है, और यही मल निकल निकल के आपका कैंसर भी खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो जैसे फ्रूट के, सब्जियों के छिलके डाल सकते हैं, सब डाल सकते हैं। तो उसको स्वाद बनाने के लिए क्या करना है? काला नमक डाल के उबालो हैं, और एक आध दो आंवला डाल दो। आंवले का मौसम है, और जिस मौसम में आंवला नहीं मिलता है उस मौसम में आंवले के टुकड़े डाल दो, चाहे पाउडर डाल दो। और बाद में अगर और थोड़ा खट्टा चाहिए, नींबू डाल के पियो। और ये काला नमक जब उबल जाएगा ना सूप में, तो वो लीवर टॉनिक है। और लीवर हमारा शरीर का इंजन है। लीवर को टॉनिक दे दिया, शरीर के इंजन को दे दिया भोजन, तो मैं समझती हूँ कि इंजन सही चला तो गाड़ी अपने आप धकेल जाएगी। गाड़ी को चलाने के लिए आपको कोई भी ये नए चूरन चटनी का प्रयोग करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये धक्का मुक्की है। एनिमा लेना, चूरन चटनी लेना, चाय कॉफ़ी लेना, ये सब धक्का मुक्की है। इससे आपका शरीर और भी ज़्यादा डैमेज होगा, आपको पता नहीं पड़ेगा। शनह 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 आपका शरीर बीमारियों में गिरता जाएगा। फिर एक दिन आपको पता पड़ेगा यहाँ कोई बड़ी बीमारी हो गई है, और फिर ये लोग डराएंगे, आपके ऑपरेशन कराएंगे, जांचें कराएंगे, आपको और उलझाएंगे। समझदारी इसी में है, हम लीवर को न दे के शरीर को दें। गारंटी है, मेरे से जो भी दवा लेता है ना, मैं उसको 0% गारंटी नहीं देती हूँ, मगर जो मेरे रूल्स फॉलो करता है, मेरी दिनचर्या फॉलो करते हैं, उसको मैं 100% गारंटी देती हूँ। माना कि कहाँ गलती है, हमारी दिनचर्या में गलती है। मेरी दवा आप ले भी लोगे तो क्या समझ रहे हो, दिनचर्या नहीं सुधारोगे तो आपका काम हो जाएगा, भूल जाओ, नहीं होगा। दिनचर्या आपको सुधारनी ही सुधारनी है, और मेरा इलाज वैसे भी 1 महीने का है, दूसरे महीने में देती ही नहीं हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिनचर्या हमें सुधारनी ही सुधारनी है खान पान के लिए जी। और उसके अलावा जैसे घड़े का पानी, तांबे का पानी, जस्ते का पानी, वो भी थोड़ा बता दीजिए। हमें कौन कौन सा पानी ले सकते हैं? शंख का पानी। हाँ, हमें आज ऑक्सीजन की कमी है माहौल में, तो क्या करना है, तुलसी के पत्ते डाल दिए, 21 पुदीने के पत्ते डाल दिए, 21 मूली के पत्ते डाल दिए। मूली के पत्ते ना डालो तो वो थोड़ा देर से हो जाएगा तो स्मेल आने लगेगी। पालक के पत्ते डाल दिए, धनिया के पत्ते डाल दिए, डंडी से। ऐसे एक 10 किलो करीब की बरनी ले लो, कांच की, ढक्कन भी उसका कांच का होना चाहिए। 1 घंटा धूप में रखो इसको भर के,
मतलब जितने बथुआ का पत्ता हो गया, मेथी का पत्ता हो गया, सारे पत्ते ऐसे डाल के, जो जो आपको, मीठा नीम हो गया, सहजन के पत्ते हो गए, ऐसे पत्ते सारे डाल के आप 1 घंटा धूप में रखो। ये धूप में रखने से पत्तों में फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन होगा, ऑक्सीजन बनेगी। अब ये हो गया ऑक्सीजन युक्त पानी। तो आपको कभी ज़िंदगी में न अस्थमा होगा, न कफ बिगड़ेगा, न ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, न सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ऑक्सीजन युक्त पानी पीते हो तो इससे भी आप बच जाओगे कई तरह की बीमारियों से। और गर्मियों में आप पानी लो मटके का, उसमें आप तांबे की प्लेट डालो, जस्ते की प्लेट डालो, और सोने चांदी का भी कुछ डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो वो अगर पानी पियोगे तो बहुत अच्छा है। और ये सामान तो आपको 12 महीने डालना हो चाहिए, पानी वाला, पानी में सोना चांदी, जस्ता और तांबा। तो सर्दियों में आप पीतल के बर्तन के पियो, और गर्मियों में अगर आपको मटके का पानी पीना है बरसातों में, तो आपको मटके रखने पड़ेंगे कम से कम 3। जिस मटके में आज भरा है उसको 2 दिन रेस्ट दो, फिर जिसमें 2 दिन बाद भरा है उसको फिर 2 दिन रेस्ट दो। ऐसे 4-4 दिन के रेस्ट पे आपका मटके का नंबर आएगा। तो आपके उसमें जो बरसातों के दिनों में बैक्टीरिया वायरस पनपता है बहुत ज़्यादा, तो वो आपके अंदर नहीं जाएगा, तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो बिना मटके का ही चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो तांबे का पानी पी ये सकते हो जो बरसातों में मटके भी। वाला आपने बोला, तो इसको थोड़ा सा मतलब जैसे सोमवार से इतवार के हिसाब से अगर बता सकें तो। जैसे सोमवार को आपने एक मटके में पानी भरा, फिर मंगल बुध छोड़ के दूसरे मटके को उठाओ, मतलब गुरुवार को उसमें सोमवार उसको भरना है। रेस्ट दे देना है, अच्छा 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 अच्छा। उसको रेस्ट दे ठीक देना है। है, वो सूख जाएगा। तो सूख जाएगा ना, तो उसमें बैक्टीरिया वायरस नहीं पनपेंगे। गीला रहेगा तो उस पर बरसातों में तो उसको धूप बैक्टीरिया, में रख देना है। हाँ धूप में रख दो चलेगा, या ऐसे ही रख दो कमरे में। तो फिर आप इसको 2 दिन रेस्ट दो। फिर सोमवार भरा, मंगल बुध छोड़ के गुरुवार को, मतलब भरना दूसरा मंगलवार को ही है दूसरा वाला, तो तीसरे वाले को बुधवार को भरना है। ऐसे फिर रूटीन में चलता रहेगा। तो ऐसे आपका बैक्टीरिया वायरस, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लिखा है, पहला पानी जीव है, जित हरिया सब को। पानी जहाँ रहेगा वहाँ कई तरह के जीव पैदा होंगे, हरियाली होगी। तो बैक्टीरिया वायरस वो पानी पे मटके में आएंगे, तो वो कई बार हानिकारक जो होते हैं वो नुकसान कर जाते हैं। तो हमें ऐसे करके मटके को रेस्ट देना है। 3 रख लो, 4 रख लो, चलेगा, 7 रख लो, हर दिन एक मटका बदलो। ऐसे आप फिर 7वें दिन अगले का नंबर आएगा, 8वें दिन। तो ऐसे करके आपको ये करना है। क्योंकि कल हम क्या सोचते हैं, 8-8 मटके, 7-7 मटके कौन संभालेगा। कल जब आप बीमार होते हो, हज़ारों रुपए जांचों में लगाते हो, हज़ारों रुपए दवाओं में लगाते हो, लाखों लाखों रुपए ऑपरेशनों में लगाते हो, तो ये बताओ, तभी तो आप करते हो ना। कई लोग ये शिकायत करते हैं, माता जी नारियल पानी, फल सलाद में से कहाँ से लाएं इतना। जब वक्त आ जाता है फिर भी तो आप लगाते हो ना। वो जांचों वाले पैसे आपके कहाँ गए, फालतू। और जो दवाओं वाले पैसे हैं वो उल्टा आपको और उलझाएंगे। मतलब चलो वो तो फालतू गया ना, ये तो दवाओं वाले पैसे तो आपको और उलझाएगा। और जांचों की जो कीड़ा है वो दिमाग में आपके पनपा रहेगा, वो आपको और उलझाएगा दिमाग से। वो शरीर से उलझाएगा दवाओं का खर्चा, और जांचों का खर्चा आपको दिमाग से उलझाएगा, और फिर ऑपरेशन कराते फिरो। भाई कोई अंग ना कटवाओ। कोई भी बीमारी है, खुदा न खास्ता, भगवान ना करे, एक्सीडेंट हुआ है किसी का, तो उसको तो आप आधुनिक चिकित्सा में जाना ही चाहिए। तो माता जी जैसे कई लोगों की गोलियां चल रही हैं पूरी पूरी उम्र वाली, है ना, कि किसी की बीपी, किसी की शुगर की, तो वो गोली छोड़ना चाहते भी हैं कई लोग। तो वो गोली कैसे छोड़े, संकल्प कैसे लें, या फिर अपने खान पान में कैसे बदलाव कर लें कि वो गोली छोड़ सकें। जिस दिन से आपने, वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, विल पावर बना लोगे ना, हमें अब गोली नहीं खानी है। और जो मैंने बताया, सवेरे की शुरुआत आप हरी सब्जियों के सूप से करो, घी तेल पी के, वो करोगे ना, तो आपका पाचन सही होगा,
बीमारी कुछ भी नहीं है। जैसे आपको शुगर है, किसी को शुगर क्या है, आपके जो 3 टाइम का भोजन है उसकी लेयर आपकी नस नाड़ियों में अंग प्रत्यंग पे चढ़ी हुई है। तो आपने भोजन लेना कम कर दिया या बंद कर दिया और शरीर को देना चालू कर दिया, तो जो आपकी लेयर है वो आपकी लेयर वहाँ से हटती जाएगी। आपका मल तो बराबर निकलेगा और ज़्यादा भी निकलेगा, पहले से 2 गुना क्या, कई बार 50 गुना भी हो जाएगा। एक वक्त आएगा पहले से 50 गुना मल भी निकलेगा, जब तक आपका पूरा निकल नहीं जाता गंद। तो आपकी पैनक्रिया पे वजन है, इसलिए पैनक्रिया आपकी काम नहीं कर रही है। पैनक्रिया खराब नहीं हुई है, वो काम नहीं कर रही है, उस पे से वजन हटाओ। आप सुनार की तराजू वाला लीवर कर दिया है और उस पर भोजन डाल रहे हो लोहार की तराजू वाला, जो दादी नानी के ज़माने का था। तो जब आपका लीवर हो ही सुनार की तराजू जैसा गया है तो पाचन नहीं होगा, तो आप लोहार की तराजू जैसा वजन डालोगे तो अंग की क्रिया क्षमता में फर्क आएगा। फिर आपको बोला जाएगा आपका बीपी बढ़ रहा है। अरे आपको गैस चढ़ेगी, गंद अंदर मल कफ टॉक्सिन म्यूकस अंदर जमा होंगे तो गैस भी बनेगी, गैस बनेगी, पाचन नहीं होगा, बीपी बढ़ेगा, वो नस नाड़ियों में अंग प्रत्यंग में वो मल कफ टॉक्सिन म्यूकस लेयर बनाते जाएंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर भी कहाँ सही रहेगा, कम होगा ज़्यादा होगा। कोई भी बीमारी है, आपके अंदर मल कफ टॉक्सिन म्यूकस जमा है, उसके लिए आपको लीवर को फुर्सत देनी पड़ेगी। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने कुपोषित लोगों को देखा होगा। वो क्या है कि हमारे को भोजन नहीं मिला तो हमारे लीवर ने हमारे मांस को खाना चालू कर दिया और हमारी चमड़ी हड्डियों से चिपक गई, कुपोषण हो गया। तो अगर हमारा लीवर भोजन न मिलने पे हमारा मांस भी खा सकता है तो आपकी बीमारी किस खेत की मूली है, वो भी खा जाएगा। गारंटी है कैंसर भी आपकी खा जाएगा, बशर्ते आप शरीर को खुराक देना चालू करो, लीवर को मत दो, तभी लीवर आपकी हर बीमारी खाएगा। इस बात की गांठ बांध लो कि लीवर को नहीं देना है, शरीर को देना है। और जो कुछ भी आज तक बताया यही बताया है, शरीर को दो, तो हमें शरीर को चलाना है, लीवर को नहीं चलाना। लीवर नहीं चलेगा क्योंकि हम शारीरिक श्रम नहीं कर रहे, वो नहीं चलेगा तो आपका बीमारियां कलेक्शन होंगी अंदर, मल कफ टॉक्सिन म्यूकस अधिक पचा भोजन पे बढ़ेंगे और बैक्टीरिया वायरस जर्म आकर्षित होंगे भोजन सड़ने के लिए। अधपचे भोजन पे सड़ने से बैक्टीरिया वायरस जर्म आकर्षित होंगे, फिर ये पैनक्रियास भी ये क्या नाम है एंटीबायोटिक देंगे और पेनकिलर देंगे और उसको आपको और उलझाएंगे। किसी दवा की जरूरत नहीं है, मेरी भी दवा की जरूरत नहीं है अगर आपने जीवन शैली सुधारी है और बच्चों को आज से ही सुधरवा दी तो जैसे अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होती है लोगों को, जब वो इतना ज़्यादा लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, डिटॉक्सिंग करेंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा मल निकलेगा और उल्टियाँ भी आ सकती हैं। तो इस केस में लोग मतलब इतने कंजूस हैं कि वो अपना खजाना भर के रखना चाहते हैं, निकालना नहीं चाहते, तो उनके लिए कुछ देखो, उल्टियाँ तो तब आएंगी जब मेरा वाला इलाज लोगे, और मेरा इलाज केवल 1 महीने का है और शुरुआत के 2-4 दिन आती हैं उल्टियाँ, बाद में नहीं आती हैं, बाद में शरीर सेट हो जाता है। उल्टियाँ भी तब तक आती हैं और उसको आती हैं जिसका छाती तक भरा हुआ है, तो नीचे दवा जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, उसको उल्टियाँ आती हैं और हर किसी को नहीं आती हैं। तो हमने इतना खजाना जो भर रखा है तो उसको खाली नहीं करोगे तो फिर आप जांचों में उलझे रहोगे, ऑपरेशनों में लगे रहोगे, प्लस तकलीफें भुगतोगे उपहार स्वरूप। अभी ये देखो, संतरा आया है, मूली आई है भरपूर मात्रा में, अमरूद आया है भरपूर मात्रा में, कितनी गाजर है, ठंडी है, तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो ठंडी चीज़ें हैं। तो भाई ये बताओ कि आज के मैकाले के जो आधुनिक डॉक्टर हैं वो समझदार हैं या हमारा ईश्वर समझदार है, या हमारा ईश्वर अनपढ़ है निरा, जो उसको मालूम नहीं है इस मौसम में हमें क्या देना है। जो डॉक्टर मना कर देते हैं अरे संतरा नहीं खिलाना, बच्चे को जुकाम हो गया है, अरे जुकाम हुआ नहीं है, जुकाम होकर उसका जो अंदर टॉक्सिन है वो निकाल रहा है,
वो निष्कासन क्रिया के लिए है। भरपूर मात्रा में बच्चों को संतरा खिलाओ, संतरे का जूस पिलाओ, भरपूर मात्रा में 2-2 3-3 गिलास पिलाओ। मैं तो कह रही हूँ 2-3 गिलास पिलाओ, जितना निकलना होगा इन दिनों में निकलवा लो, तो आगे जाके न अस्थमैटिक होगा, न निमोनिया होगा, न आपको इनहेलर की ज़रूरत पड़ेगी, न ही आपको क्या नाम है नेबुलाइजेशन की बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी, न आगे कोई भी बीमारी होगी। भगवान ने जिस मौसम में जो दिया है उसका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करो। जी, तो अभी जैसे आटे की बात चली तो गेहूँ नहीं खाना है, तो अ, संक्षिप्त में एक बार और बता दीजिए कि कौन कौन सा आटा खाना है, और रोटी अगर खानी है तो कितनी खानी है उस आटे की भी, और ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, और कितने बजे खानी है। रोटी अगर खाते भी हो तो अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं, आप लोग दे रहे हो रिजल्ट, केवल जौ की रोटी के सबसे अच्छे आ रहे हैं। वो भी 1 खानी है या 2 खानी है, और एक रोटी अगर 50-60 ग्राम 100 ग्राम भी घी ले लेती है चलेगा। घी भरपूर मात्रा में लो रोटी के साथ भी, और वो भी 2 और 3 बजे के बीच में खानी है। इससे आगे पीछे ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 2 बजे पूरे जोश पे रहता है सूर्यदेव, तो हमारी अग्नि भी, जठराग्नि भी जोर पे रहती है, पाचन कर जाएगी। 3 बजे के बाद सूर्य की गर्मी मंदी होती जाती है। भले गर्मियों में आपको लगेगा बड़ी बेचैनी है, गर्मी लग रही है, रात के 10 बजे तक दिन ठंडा नहीं महसूस होता है, वो क्या है, आज जो हमारे ये कंक्रीट का जंगल है ना, वो सूर्य की तपन से तप जाता है, इसलिए हमें 10-12 बजे तक भी ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य पूरी जोश पे दोपहर का टाइम है, तो वो उसके कारण होता है। बाकी सूर्य की गर्मी 3 बजे के बाद ठंडी होती जाती है, तो 3 बजे के बाद तो अन्न जाना ही नहीं चाहिए अंदर। भरपूर मात्रा में घी लो, और सब्जी भी जो लेनी है ना, भरपूर मात्रा में उसमें भी तेल डालना है। घी डालते हो घी डालना है, मगर ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मतलब तड़का करना है वैसा, मतलब एक तली हुई नहीं, रसेदार सब्जी लेनी है, तो जिससे गीला होगा भोजन तो सूखा सूखा पाचन में दिक्कत देगा, तो गीले सब्जी से होगा भोजन बहुत है। घी तेल की मना नहीं है, आप 100 ग्राम खाओ, 200 ग्राम खाओ, 300 ग्राम खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्निग्धता से आपका पाचन बहुत आसानी से सरकता जाएगा, निष्कासन भी बहुत आसानी से हो जाएगा। घी तेल की मना नहीं है, बाकी अन्न की मना है बहुत कम। बाजरे के भी अच्छे रिजल्ट हैं, पर जौ के सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, और ज्वार भी वैसे बहुत अच्छी है कि ज्वार की भी रोटी खाते हो तो, क्योंकि ज्वार तो अच्छी तरह से मांझती है, तो ज्वार के भी रिजल्ट अच्छे हैं, पर सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट अब जौ के आ रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखो, सब्जी रसीली होनी चाहिए, घी तेल की कमी नहीं करनी है, और 3 बजे के बाद अन्न नहीं लेना चाहिए। और जैसे घी डाल के दूध पीने के लिए राजीव भाई ने भी बोला है, तो वो कितने बजे पीना चाहिए, और कितने बजे से कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। भाई घी अगर आपको अच्छा मिल रहा है तो मैं डाल के पीने के लिए तो शुरू से ही मना करती हूँ। घी खा लो पहले, ऊपर से हल्दी वाला गर्मा गर्म दूध पी लो, तो ये रात को सोते टाइम भी कर सकते हो, उससे पहले भी कर सकते हो, क्योंकि सोते टाइम कई बार ये होता है लिक्विड लोगे तो फिर एक आज जो हमारी मशीनरी की हालत हो गई है, तो यूरिन बार बार आएगा, तो फिर आपकी नींद भी खलल पड़ेगी, तो आप थोड़ा घंटा 2 घंटा पहले ही ले लो। तो घी खा के लो, सूप भी पीना है, घी खा के पीना है, तो लिक्विड है तो पी लो घी पहले, ऊपर से ले लो दूध या सूप, तो ऐसे चलोगे ना, शरीर को स्निग्धता होगी तो मशीनरी आपकी बहुत आसानी से चलेगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, आप कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हैं, उसकी ऑयलिंग सर्विसिंग कराते हैं, आप एक काम करा करो ना, केवल सर्विसिंग करा करो। जैसे आप चाहते हो मेरा पेट साफ हो, माना सर्विसिंग करना चाहते हो, तो ऑयलिंग अपने व्हीकल की ना कराओ, तो आप चला के दिखाओ कितने दिन चलती है गाड़ी। अरे भाई, घी तेल नहीं दोगे शरीर को, ऑयलिंग नहीं करोगे, तो आखिर गाड़ी चिचियाएगी। एक दिन ऐसा होगा चूं 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 करते हुए गाड़ी बैठ जाएगी, घिस जाएगी बिना स्निग्धता के। घी तेल बहुत ज़रूरी है, आप करके देखो ना। अब वहाँ पर तो आप जागरूक तो हो, हमने 50,000 की गाड़ी ली है, 5 लाख की गाड़ी ली है, वहाँ तो आपकी
जल्दी बुद्धि चलती है, यहाँ क्यों नहीं चलती है? ये ईश्वर ने फ्री में दी है गाड़ी। यहाँ भी दिमाग चलाओ कि बिना स्निग्धता के, बिना ऑयलिंग के ये गाड़ी चलेगी कैसे। थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ। रिफाइंड खिला खिला के हमारा दिमाग पैदल कर दिया इन लोगों ने। टाटा बाटा के नमक खिला के, जरा जरा से पे गोली बंदूक दे के इन्होंने हमारा दिमाग पैदल कर दिया। थोड़ा जागो। सोने और उठने का, कितने बजे सोएं, कितने बजे उठें? देखो भाई, सोने उठने का तो वैसे देखा जाए तो सही टाइम है, जैसे सारे जीव शाम को संध्या होते ही सो जाते हैं। संध्या होते ही भजन पूजन करो और सो जाओ, संध्या के बाद नहीं है। और उठने का 3-4 बजे सवेरे उठ जाओ, अगर संपूर्ण आपको स्वस्थ रहना है तो। बाकी आप अपनी मर्जी से चलोगे तो थोड़ा बहुत उसका रिजल्ट भी आएंगे ही आएंगे स्वास्थ्य पे, तो आपको सोचना होगा। जी बढ़िया। तो इसके अलावा और भी कोई सवाल कोई रह गया हो किसी का तो कमेंट में पूछ लीजिए, अदरवाइज़ हमारी टेलीग्राम चैट में जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है नीलम रसोपचार केंद्र। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते राजीव भाई पर 2 शब्द। भाई राजीव जी को सुनिए, तभी हमारी बातें भी पल्ले पड़ेंगी। थोड़ा ध्यान रखिए, राजीव जी को सुनिए। वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया। हम तो केवल पर पुस्तकों वाली लकीर के फ़कीर हैं। राजीव जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, उनको सुनेंगे तो मेरी बात अच्छे से दिमाग में बैठेगी। वंदे मातरम।